चौदह को रिजल्ट आया। पूरे देश में एक अलग वातावरण और 30 सालों के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 282 सीट मिली। पूरे संसार में एक वातावरण गया कि कई सालों बाद, उससे पहले गठबंधन की सरकारें रही और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होगी, लेकिन जब स्टेबल गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो पूरे संसार में एक मैसेज गया कि भारत में लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी के रूप में। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनको लंबा अनुभव था। वो संगठन में भी रहे, इसलिए संगठन में भी उनका लंबा अनुभव था। पूरे देश का उन्होंने यूं समझिए कि विजिट कर रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हों, संगठन में काम करते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन करके जब यहां दिल्ली आए और 26 मई 2014 को जब शपथ ली, तो एक अलग ही वातावरण पूरे देश में बना। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, तो 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेली, एनडीए की अलग मैं बात करूंगा बाद में, 303 सीटों के साथ बहुमत में आए। 2024 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना गया, कुछ फेक नैरेटिव आए। इन सब के बावजूद भी लगातार प्रधानमंत्री चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो 9 जून था। इसलिए आज तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसलिए 12 साल का शासनकाल कैसा रहा, किस किस सेक्टर में क्या क्या नवाचार हुआ, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप देखिए कि योजनाएं पहले भी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाएं नहीं थी। शासन था तो योजनाएं थी। मैं आपको एक या 2 योजनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। एक का तो अभी दे ही देता हूं। जैसे घर बनाने की योजना थी, नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, उससे पहले भी एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। राशि कम थी, टारगेट कम आते थे। किसी ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 का टारगेट आ गया तो बड़ी बात है, कभी 1 आ गया, क्योंकि हमने उसको डील भी किया है, तो मुझे इसकी अच्छी जानकारी भी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा भी इस योजना से या इस गति से सबके जो कच्चे घर है वो पक्के नहीं बनेंगे। तो 2014 में इन्होंने सोच लिया, और जो पहली मीटिंग थी योजना आयोग की, उसके बाद नीति आयोग बना, उसी में ही उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है। बहुत सोचा समझा हुआ ये शब्द है और अच्छा शब्द है कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है और स्केल बढ़ाना है। और उस मीटिंग में भी मैं था। उस समय मैं पार्टी का चीफ व्हिप था। हमारे वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उस नाते में गया था। स्पीड बढ़ानी है, स्केल बढ़ाना है। तो क्या किया इंदिरा आवास में? लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपए राशि मिलती थी मकान बनाने के लिए। उसमें 7,000 रुपए पर्यावरण के नाम से अलग रख लिए जाते थे। भी पेड़ लगाओगे क्या, किचन का पानी कहां जाएगा, वो 43,000 रुपए देते थे। 43,000 रुपए भी 3 किस्तों में मिलता था। पहली किस्त देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी तो राशि अटक जाती थी, और कभी कभी तो दूसरी किस्त के बाद भी शिकायत हो जाती, राशि अटक जाती थी। कभी कभी सोचते थे भी तीसरी किस्त लेने ही क्यों नहीं आया बेनिफिशियरी, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका
बोला एफआईआर दर्ज कराओ, वो क्यों नहीं राशि ले रहा है। ये ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में एक योजना आई जिसका नाम है पीएम आवास। अब पीएम आवास में क्या हुआ, टारगेट का कोई बंधन नहीं रखा। जैसे मैं उड़ीसा की भी बात करूं तो यहां अगर आप तुलना करेंगे, इंदिरा आवास में कभी किसी गांव में 3 या 4 का टारगेट था पक्के मकान बनाने का, तो वो बदल गया 300-400 में। तो आपका देखिए स्केल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब स्पीड कैसे बढ़ी, जियो टैगिंग का सिस्टम नहीं था पहले। ग्राम सेवक सर्टिफिकेट बनाएगा, बीडीओ लिखेगा, यहां जिला परिषद है होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का सीईओ होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा, जियो टैगिंग शुरू की और उसको कहा जो बेनिफिशियरी है उसको कहा तू फोटो खींच, और फोटो खींच करके हमें भेज दे, हम उसको सेंट्रली प्रोसेसिंग कर लेंगे। तुम्हारे मकान में 2 कमरे बन गए क्या, रसोई बन गई क्या, तो वो घूमता हुआ भी नजर आता था और उसके बाद वो राशि उसके सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, योजना की स्पीड बदली और स्केल बदला, और बदलते ही इस देश में 4 करोड़ मकान बन गए। भाई साहब, गरीब लोगों के 4 करोड़ मकान बनना ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक योजना का और उदाहरण देता हूं। पहला ही उनका लाल किले से भाषण देने का अवसर आया 2014, उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कर दी। तो जो कुछ लोग जो सोचते थे कि ये लाल किले से बोलने वाली बात थोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोली नहीं, जोर दिया। अब आप इस योजना से पहले भी योजना थी, आपको याद दिला रहा हूं, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। एक गांव स्वच्छ बना, उसको पुरस्कार देते थे। ये मनमोहन सिंह जी के समय योजना थी, पहले चली होगी, निर्मल ग्राम। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कहा मैं 10 करोड़ टॉयलेट बनाऊंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक किसी अखबार में आर्टिकल आया, बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, 10 करोड़ टॉयलेट बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। जब हम आज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 11 करोड़ टॉयलेट बन गए। जो वो कहते थे इम्पॉसिबल, नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में पॉसिबल किया। ये चेंज है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये तो मैंने कुछ योजनाओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं का बता सकता हूं। स्केल बदला, स्पीड बदली, जिससे नागरिकों को एक सुगमता मिली। अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे गांव हैं जहां हमें वोट कम मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत के नागरिक तो हैं, एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम समानता को लेकर आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी मीटिंग में कहा एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है, ये असमानता नहीं है क्या? इस असमानता को दूर करना है। और 18,000 गांव में लाइट 1,000 दिनों में ही ले आए। इससे पहले भी तो सरकारें नहीं होगी ना, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना। यह अलग सोचने का तरीका नरेंद्र मोदी जी का रहा। मैं अगर डीबीटी की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग थे जो पात्र नहीं थे, राशन भी ले रहे थे, स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं भी इसको कैसे रोकें। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, डीबीटी योजना लेके आए, और उससे जो राशि जा रही थी, जो पात्र नहीं थे उनके लिए जा रही थी, या लूट रहे होंगे लोग बीच में, वो राशि कितनी थी? छोटी नहीं थी साहब,
वो राशि जो बची है 4.31 लाख करोड़ ऐसे ही जा रही थी। अब कोई टीचर ही नहीं है, लेकिन वो नौकरी लग गया, वो तनख्वाह भी ले लिया। मैं फाइनेंस में था, एमओएस फाइनेंस, तब हमारे पास ऐसा केस आया, इलिजिबल भी नहीं था, नौकरी लग गया, पूरी नौकरी कर ली। फिर अनुकंपा के लिए आया, पता चला कि वो तो नौकरी लगा ही नहीं। तो पता चला भी ऐसे कैसे, तो बोला प्रॉक्सी कर रहा था। ऐसे लोग भी थे जो सरकार के संसाधन में जो लीकेज थे उसका लाभ उठा रहे थे। राशन की दुकान वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी नौकरी लगने वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी स्कॉलरशिप लेने वाला हो, देखा किसी ने नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने देखा। जनता का पैसा है, हमें फालतू हाथों में नहीं जाने देंगे। और कितना बचा? लोगों ने कहा ये तो बचेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। बच गया, पता चल गया ना। आधार से लिंक किया, डीबीटी से लिंक किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो पैसा बच गया 4.31 लाख करोड़। कितना पैसा भारत सरकार का, जो लोग अपात्र थे वो ले जा रहे थे, रोका। कुछ को तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये कठोर निर्णय था। लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा था इस निर्णय के समय। अब कुछ ऐसी योजनाएं जो एकदम नहीं शुरू की, पीएम किसान सम्मान निधि एकदम नहीं है, पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। लोगों ने कहा कब तक देंगे मोदी जी? 11 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और जो राशि गई है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि चली गई किसानों के खाते में। ये जो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे हमें लगता है, देश को लगता है, दुनिया को भी लगता है कि मोदी जी ने योजनाओं का, जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उनका स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई, टेक्नोलॉजी को जोड़ा। अब मैं मेरे मंत्रालय की एक बात बीच में करूंगा, क्योंकि मैं यहां उड़ीसा में हूं, इसलिए एक ईयर इस एरिया के लिए महत्वपूर्ण है। वो है 1757। 1757 सब जानते हैं, प्लासी का युद्ध, सब जानते हैं कि यहां अंग्रेजों की एक कंपनी थी जिसको यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स मिले। ये ईयर महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास में। और उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, लेकिन ठीक 100 साल बाद 1857 में जिसको हमने स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने इसको विद्रोह कहा, अंग्रेजी में म्यूटिनी कह दिया। लेकिन ये वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था, ठीक 100 साल बाद 1857। और 1857 में सीधा क्राउन के अंडर में हमारा राज चला गया, ये एरिया भी गया। और उसके बाद कोडिफिकेशन शुरू हुआ। कोडिफिकेशन जब शुरू हुआ तो ये आईपीसी बनी, सीआरपीसी बनी, इंडियन एविडेंस एक्ट बना। इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह क्राउन लिखा हुआ था, किसी ने देखा ही नहीं कि भाई क्राउन की अब क्या जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई औपनिवेशिक काल के जितने भी कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा करो। हमने समीक्षा की। 1725 कानून, यह संख्या छोटी नहीं है जी। 1725 कानून या तो बदल दिए गए, समाप्त कर दिए गए, तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग की तरफ सुविधा बढ़ी। लोगों को लगा ये तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, प्रासंगिक भी नहीं थे।